हाँ भाई, आज हम लोग इस वीडियो में क्विक रिवीजन करने वाले हैं दोनों ही बुक का। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे सारे लेसन्स के नाम, उनके ऑथर्स के नाम और उनकी ब्रीफ समरी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जो पहला है, जो हमारी फर्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, उसका फर्स्ट लेसन का नाम है, हम देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेसन का नाम है द लास्ट लेसन और इसके राइटर का नाम है अल्फोंस डोडे। ठीक है, ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम है फ्रांस और जिसके टीचर है एम हेमल, जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं। होता क्या है, एल्सेस और लॉरेन करके फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट हैं, दो ज़िले हैं जहाँ पर जर्मन्स कब्जा कर लेते हैं और वो वहाँ पर उनकी लैंग्वेज पर बैन लगा देते हैं कि भाई अभी इन एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। और इस बात से मिस्टर एम हेमल अपना लास्ट लेसन लेते हैं और उस लास्ट लेसन में ना केवल बच्चे बल्कि शहर के, गांव के बूढ़े लोग भी आते हैं। क्या दिखाने के लिए? अपनी भाषा के प्रति एकता दिखाने के लिए। शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि जो फ्रांस है उसे फ्रेंच लैंग्वेज बिल्कुल पसंद नहीं है, एम हेमल बिल्कुल पसंद नहीं है, जो पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, अक्सर स्कूल लेट आता है। लेकिन आज वो कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया, इसके उसका स्कूल जाने का मन नहीं है। स्कूल जाने का मन ना केवल लेट होना है, दूसरा ये है कि एम हेमल ने बोला था कि वो आज पार्टिसिपल पूछेंगे और उसे पार्टिसिपल का पी भी नहीं आता है। जब वो आ रहा होता है स्कूल के लिए तो मौसम बहुत साफ होता है, पर्सियन सोल्जर की परेड ड्रिल चल रही होती है, बाहर जंगल के किनारे पे चिड़ियाँ चहचहा रही होती हैं, तो ये सब इतना अच्छा मौसम देख कर उसका मन करता है कि मैं ना जाऊँ। लेकिन जब वो टाउन हॉल से होकर गुजर रहा होता है तो वहाँ एक बुलेटिन बोर्ड था जिसके सामने बहुत भीड़ लगी रहती थी। एक्चुअली ये जो बुलेटिन बोर्ड था, पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी न्यूज़ आई थी वो इस बुलेटिन बोर्ड से ही आई थी। तो आज जब फ्रांस ने वहाँ भीड़ देखी तो उसको लगता है कि आज क्या बुरी खबर आ गई है और वो जल्दी, चूंकि वो लेट हो रहा था तो वो स्कूल के जल्दी भाग रहा था, तभी वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ अपने अप्रेंटिस मतलब अपने चेलों के साथ वहाँ था। तो वो उससे कहता है कि ज़्यादा जल्दी मत भागो, पहुँच ही जाओगे, अभी तो बहुत टाइम है। उसे लगता है फ्रांस को कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, बट उसने वो न्यूज़ पढ़ ली थी। उस न्यूज़ बुलेटिन बोर्ड पर जो न्यूज़ थी वो ये थी कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया था कि भैया आज के बाद एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। जब फ्रांस स्कूल आता है, अभी तक क्या होता था कि फ्रांस जब स्कूल आता था तो चहल पहल रहती थी, हसल वशल, मतलब अफरा तफरी, चहल पहल, तो वो चुपचाप से क्लास में घुस जाता था। लेकिन आज आया तो ऐसी शांति थी जैसे संडे की शांति होती है। अंदर जाता है, सब लोग पहले ही बैठ चुके होते हैं और जब वो अंदर जाता तो उसे लगता है कि सर उसे डांटेंगे, लेकिन एम हेमल उसे बिल्कुल नहीं डांटते हैं, बल्कि कहते हैं कि जल्दी आओ, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। और फिर एम हेमल बताते हैं कि अब जब वो क्लास के अंदर आता तो क्या डिफरेंट चीज़ नोटिस करता है। सबसे पहली चीज़, एकदम शांति थी, पीछे की बेंचेस पे बूढ़े लोग बैठे हुए थे, जो कि पहले ऐसा कभी नहीं होता था। और एम हेमल ने अपने बेस्ट कपड़े पहन रखे थे, जिसमें उन्होंने हरे कलर का कोट, झालरदार शर्ट, फ्रिल्ड शर्ट, जिसे फ्रिल्ड शर्ट कहते हैं, झालरदार शर्ट, हर ग्रीन कोट और एक ब्लैक कलर की कढ़ाई करी हुई टोपी लगा रखी थी। रूलर उनके हाथ में था, उनकी उनकी कखाई में उन्होंने उसे दबा रखा था और वो यहाँ से वहाँ घूम रहे थे। फिर वो बताते हैं कि ये लास्ट लेसन है। जब ये सुनता है, सभी लोग ये सुनते हैं कि ये लास्ट लेसन है, फ्रांस को ऐसे लगता है कि जैसे उसका दिल बैठ गया है, वो अलग सा महसूस करने लगता है। जिन बुक से वो नफरत करता था, जिन किताबों से भागता था, वो उसे अच्छी लगने लगती हैं। एम हेमल को वो कभी पसंद नहीं करता था, लेकिन आज वो उनके लिए भी दुखी था कि कल सर चले जाएंगे। अब बगल में कुछ कबूतर थे जो कि गुड़गू गुड़गू कर रहे थे, तो वो कहता है, सोचता है कि देखो ये लोग हमको तो हमारी भाषा छीन लेंगे और अब ये क्या इन कबूतरों को भी जर्मन में गाना कब पाएंगे। ये बात बताती है कि जो व्यक्ति की भाषा उससे छीन लो तो वो कितना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। उसके बाद एम हेमल बताते हैं कि फ्रेंच जो है वो दुनिया की सबसे क्लियरेस्ट, सबसे सुंदर, ब्यूटीफुल और सबसे ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है। वो सबसे अपील करते हैं कि भले ही फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाए स्कूल में, लेकिन आप लोगों को इस भाषा को अपने बीच जिंदा रखना है, इसे बनाए रखना है, क्योंकि गुलाम लोगों की स्वतंत्रता की चाबी उनकी भाषा होती है, वही उनकी पहचान होती है। इसलिए इसे कभी भूलना मत। लास्ट में वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बोर्ड पे लिखते हैं बाय ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद, और उसके बाद वो हाथ से इशारा कर देते हैं और क्लास खत्म हो जाती है। तो इसकी ब्रीफ समरी थी कौन से पहले लेसन की, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। ठीक है, इसके बाद हमारी फर्स्ट बुक का दूसरा जो लेसन है उसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग और इसके राइटर हैं अनीस जंग, इसकी लेखिका हैं अनीस जंग। इसमें एक्चुअली 2 स्टोरी हैं। अनीस जंग की एक बुक है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। कौन सी बुक है? स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। उसी से ये बुक ली गई है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग।
उसी से यह चैप्टर लिया गया है। लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब है स्प्रिंग जिन दुनिया साल का सबसे अच्छा सीजन होता है। इसकी कंपैरिजन किया गया है चाइल्डहुड से, जैसे बचपन जो होता है जिंदगी का सबसे अच्छा समय होता है। यहाँ पर दो स्टोरीज हैं, एक साहिब की और एक मुकेश की। साहिब जो है वो बांग्लादेश ढाका का रहने वाला है, लेकिन 1971 में ये लोग अपना देश छोड़कर यहाँ आ गए थे। कहाँ पर? इंडिया में, जहाँ पर दिल्ली के पास में एक जगह है सीमापुरी, एक झुग्गी झोपड़ी है, वहाँ पर ये लोग रहते हैं, जहाँ की कंडीशन बहुत ही बुरी है। ये लोग कचरा बीनने का काम करते हैं। सुबह सुबह बच्चे निकलते हैं, कचरा बीनते हैं, और कचरे को ये लोग गोल्ड कहते हैं। गोल्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि उसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। बच्चे भी बीनते हैं, बड़े भी बीनते हैं। बड़ों के लिए जीविका का साधन है, और बच्चों के लिए एक एडवेंचर है कि भाई ढूंढ रहे हैं, कभी 10 रुपये का नोट मिल गया, कभी कुछ मिल गया। ठीक है। अब साहिब बांग्लादेश से ये लोग यहाँ क्यों आ गए थे? क्योंकि इनके जो घर वगैरह थे वो तूफान में ख़त्म हो गए थे। ग्रीन फील्ड्स के बगल के बीच में इनके घर थे, लेकिन तूफान में बर्बाद हो गए थे, चौपट हो गए थे, इसलिए ये लोग यहाँ आ गए थे। ये बात उसकी माँ ने उसे बताई थी। अब अक्सर जो अनीस जंग हैं वो साहिब को वहाँ अपने अड़ोस पड़ोस में कचरे बीनते हुए सुबह के समय देखा करती थी। और ये 8-10 बच्चे होते थे जिसमें प्लास्टिक की बोरियाँ टांगे रहते थे, और ये लोग नंगे पैर घुमा करते थे। एक दिन अनीस जंग उसे बुलाती हैं और उससे कहती हैं कि भाई तुम ये क्या काम कर रहे हो? तो वो कहता है कि क्या नाम, पहले तुम्हारा नाम क्या है? तो वो नाम बताता है कि मेरा नाम है साहिब, पूरा नाम साहिब आलम। अब साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का राजा। तो उन्हें थोड़ी सी हंसी भी आ जाती है, उन्हें लगता है कि भाई इस बच्चे को तो अपने नाम का मतलब भी पता नहीं है। खैर, वो कहती हैं कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो? ये काम मतलब कचरा बीनने का काम, रैक पिकिंग का काम। तो वो कहता है कि चूंकि मेरे पास और कोई काम नहीं है तो इसलिए मैं करता हूँ। तो वो कहती हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो वो कहता है कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ क्योंकि मेरे आड़ोस पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। अगर होगा वो लोग अब बना देंगे, गवर्नमेंट बना देगी, तो मैं जाने लगूंगा। तो अनीस जंग उससे कहती हैं कि अच्छा ये बताओ, अगर मैं बनाऊंगी स्कूल, मेरा स्कूल खोलूंगी, तो क्या तुम आओगे? साहिब कहता है हाँ हाँ मैं आऊँगा। अब ये वो हाफ जोकिंग कहती हैं, मजाक में कहती हैं, लेकिन एक्चुअल में उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो कोई स्कूल खोलने वाली, बस मजाक में कह दिया। लेकिन साहिब इसको बहुत गंभीरता से ले लेता, बड़ी सीरियसली ले लेता है। अगली बार जब वो साहिब उसको उनको देखता तो आता, वो कहता है मैडम आपने स्कूल खोल लिया, खुल गया स्कूल। अब इससे उस लेखिका को ना, अनीस जंग को बड़ी शर्मिंदगी होती है। उन्हें शर्मिंदगी क्यों होती है? उन्हें शर्मिंदगी इसलिए होती है क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने इस बच्चे से ऐसा वादा क्यों किया जो कि वो पूरा नहीं कर सकती। फिर उन्हें लगता है कि यार इन बच्चों से कितने ऐसे वादे होते होंगे और निभाए नहीं जाते होंगे। तो वो उससे, लेकिन उससे तो वो कह देती हैं कि देखो बेटा, क्या है कि स्कूल बनाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत कठिन काम है, इसलिए मैं जल्दी बनाऊंगी। तो वो कहता है ठीक है, बन जाए तो मुझे बता देना। अब जब थर्ड टाइम वो साहिब से मिलती हैं, इसके अलावा एक चीज़ और होती है इनके साथ। वो साहिब से ये भी पूछ ली थी कि तुम लोग नंगे पैर क्यों घूम रहे हो? तो बहुत सारे बच्चे थे, एक बच्चा छोटा था, वो कहता है मम्मी ने दिलाई ही नहीं। तो तब तक दूसरा बड़ा बोल पाता है कि नहीं नहीं मैडम ऐसा नहीं है, एक्चुअल में हम लोग के पास चप्पल जूते तो सब हैं, लेकिन हम पहनते क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा ये परंपरा है, हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि नंगे पैर घूमने का। एक्चुअली वो अपनी गरीबी को छुपाने का एक बहाना कर रहा था। तो इस बात को सुन के लेखिका को अपना एक पुराना दोस्त याद आ जाता है, जो बताता है कि बचपन में उसके पास जूते नहीं थे, चप्पल नहीं थे, तो वो एक जोड़ी जूते के लिए रोज मंदिर में जाके प्रार्थना करता था। हालांकि अब उस गांव में सभी लोगों के पास जूते चप्पल हैं। अब थर्ड टाइम जब वो साहिब से मिलती हैं तो होता क्या है कि साहिब के पीठ पीछे की जो बोरी हुआ करती थी कचरे की, आज बोरी नहीं थी, अगर स्टील का कनिस्तर था जो चाय की, जिसमें चाय भरी हुई थी। मतलब उसने चाय की दुकान पे काम कर लिया था। तो देखिए, जब उससे पूछती हैं कि ये कनिस्तर क्या लेके घूम रहे हो, तो वो कहता है कि अब मैंने, देखो वो सामने हाथ से बताता है कि रोड के उस तरफ वो चाय की दुकान है और वहाँ पर मैं नौकरी करता हूँ और मुझे 800 रुपये मिलते हैं, दोनों टाइम का खाना मिलता है। और अब लेकिन साहिब अब नौकरी करने लगा था, इसका मतलब है उसके सपने मर चुके। क्यों? क्योंकि उसने अब पढ़ाई का सपना टूट गया उसका। ठीक है, अब वो गुलाम हो गया। पहले वो खुश था, उसके चेहरे पर केयरफुली लुक रहता था, ठीक है, प्रसन्नता रहती थी, क्योंकि वो बोरी जो थी बहुत हल्की थी और उसकी खुद की थी। लेकिन कनिस्तर भारी है और उसके चाय के दुकानदार के, जो दुकान का मालिक है उसका है, मतलब अब वो खुद का मालिक खुद नहीं रहा, इसलिए दुखी है। उसके बाद दूसरी कहानी मुकेश की है। मुकेश फिरोजाबाद का है। पहले मैं बता दूं कि फिरोजाबाद फेमस है चूड़ियों के लिए, पूरी दुनिया में वहाँ पर चूड़ियाँ, वहाँ की चूड़ी बनी हुई चूड़ियाँ कांच की पूरी दुनिया में बेची जाती हैं। लेकिन जो मजदूर उस चूड़ियों को बनाते हैं उनकी वो दशा बहुत ही दयनीय है, क्योंकि जो बिचौलिए हैं, राजनेता हैं, पुलिस वाले हैं, या कहें वहाँ के साहूकार हैं, मनी लैंडर्स हैं, इन लोगों ने उनको अपने चंगुल में फांस रखा है। ये लोगों ने आगे बढ़ने नहीं देते हैं। और इनकी सबसे बड़ी समस्या है कि इन बेचारों को अंधेरे कमरों में काम करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के साथ अंधेरे कमरों में काम करते हैं। इस वजह से इन लोगों की कईयों की रोशनी खराब, आंखों की रोशनी खराब हो जाती है। और जो चूड़ियों पे जो पॉलिश करी जाती है उसकी आंखें जब वो जाती है आंखों में, तो उससे भी क्या होता है कि आंखें खराब हो जाती हैं। तो कई बच्चे अंधे हो चुके हैं, कई मजदूर अंधे हो चुके हैं। तो मुकेश के फादर भी चूड़ी बनाने का काम करते हैं और उसकी दादी को लगता है कि ये परंपरा है, उसके पिता करते थे, उसके पिता करते थे। और ये जो गॉड गिवन लीनेज है, लीनेज का मतलब होता है परंपरागत काम, ये चला आ रहा है, ये नहीं, ये टूटेगा नहीं। लेकिन मुकेश को ऐसा नहीं है। मुकेश को दूसरा काम करना, उसे एक मोटर मैकेनिक बनना है। उसने सोच रखा
रखा है कि वो गैराज जाएगा, वहाँ गाड़ी चलाना सीखेगा, गाड़ी सुधारना सीखेगा और उसके सपनों, उसकी आंखों में उसके सपनों की चमक है। हालांकि उसे बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मुकेश अभी अपने सपने जी रहा है और साहेब के सपने टूट गए हैं। तो इस तरीके से ये ब्रीफ समरी थी काय की हमारे दूसरे लेसन की, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, और अब अगले चैप्टर की बात करते हैं। तो आते हैं अपने थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है डीप वाटर। डीप वाटर के जो राइटर हैं वो हैं विलियम डगलस। एक्चुअली ये इन्हीं के जीवन की कहानी है। एक्चुअली विलियम डगलस जब बहुत छोटे थे, 3 से 5 साल के रहे होंगे, तो वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच पर जाते हैं जहां वो डूब जाते हैं। इससे उनके अंदर पानी को लेकर एक डर भर जाता है। उसके बाद जब वो 10 से 11 साल के थे, इस बात को ध्यान रखना जो मैं उम्र बता रहा हूँ, 10 से 11 साल के थे, तो वो YMCA पूल, एक जो YMCA पूल है उसे ज्वाइन करते हैं और उस YMCA पूल में वो थोड़ा बहुत सीख ही रहे थे। तभी एक दिन वो जब जल्दी पहुंच जाते हैं, वहाँ कोई नहीं था, तो वो डरते थे पानी से, तो पानी में नहीं जाते, वहीं बैठे रहते हैं। लेकिन वहाँ एक बिग ब्रूजर मतलब एक लड़का आता है, हट्टा कौड़ा चगड़ा 18 साल का तगड़ा, वो क्या करता है, इनको पकड़ के पानी में फेंक देता है मजाक में। लेकिन ये तो घबरा जाते हैं, इनको तो डर लगता था पानी से, डूबते डूबते बचते हैं। एक बार तो लगता है कि अब बस गए, मर जाएंगे, लेकिन वो दिमाग में एक प्लान बना लेते हैं कि जब मैं नीचे जाऊँगा तो नीचे पैर मारूंगा तो ऊपर आ जाऊँगा कॉर्क की तरह। ऐसा ही करते हैं, पहली बार में नहीं लेकिन दूसरी बार में वो निकल आते हैं। उसके बाद उस रात वो खाना नहीं खाते हैं, उन्हें सपने आते रहते हैं, चीखते रहते हैं, और उस दिन के बाद पानी का ऐसा डर उनके अंदर बस जाता है कि फिर वो उस डर से कभी निकल नहीं पाते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो स्विमिंग करने नहीं जा पाते, फिशिंग के लिए नहीं जा पाते, बोटिंग के लिए नहीं जा पाते। तो इससे क्या होता है, फिर वो डिसाइड करते हैं कि अब मैं सीखूंगा, इस डर से बाहर निकलूंगा, और उसके बाद वो एक ट्रेनर हायर करते हैं जिससे उनकी ट्रेनिंग चलती है। ठीक है, अप्रैल से अक्टूबर तक, फिर कुछ दिन तक वो तैरते रहते हैं। लेकिन स्विमिंग पूल में तैरना तो ठीक है, वो रस्सी बांध देता है उनकी कमर से, उन्हें पानी में कहता है कि अंदर मुंह अंदर डालो तो सांस छोड़ो, बाहर निकाल के सांस लो। हालांकि वो सीख जाते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। लेकिन जब कॉन्फिडेंस लाने के लिए वो बॉम लेक जाते हैं, वहाँ लेक बेंटवर्थ जाते हैं, वहाँ तैरते हैं, और इस तरीके से वो अपने डर से काबू पाते हैं। तो उनका कहने का मतलब केवल ये है कि हर आदमी की ज़िंदगी में कोई ना कोई डर होता है और हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। तो ठीक है, तो ये तो समरी थी हमारे किसकी, चैप्टर नंबर 3 की। अब हमारा लेसन नंबर जो 4 है वो है द रेड ट्रैप। ठीक है, इसके जो ऑथर हैं वो हैं सेल्मा लेगरलॉफ, इसके ऑथर हैं। अब ये रेड ट्रैप जो है वो कहानी है एक चूहे के पिंजरा बेचने वाले की, जिसको कहीं पेडलर कहा गया है, कहीं बैगाबॉन्ड कहा गया है। ठीक है, कहीं पेडलर का मतलब होता है जो कि फेरी वाला, जो गांव-गांव गली-गली जाके भी चीज़ें बेचते हैं। ठीक है, बैगाबॉन्ड मतलब आवारा, मतलब उसका नाम नहीं बताया, क्योंकि बेचारा अनाथ है, ना माँ है, ना बाप है, ना भैया है, ना बहन है, ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना घर है, ना जायदाद है, बस भीख मांगता है। यहाँ वहाँ भीख मांग के तार वगैरह मटेरियल, वेस्ट मटेरियल जो तार वगैरह है उससे वायर वगैरह भीख में ले लेता है, उससे चूहे के पिंजरे बनाता है और बेचता है। लेकिन चूहे के पिंजरे इतना अच्छा बिजनेस तो है नहीं, तो इसलिए बेचारे को जिंदा रहने के लिए कभी चोरी करनी पड़ती है, छोटी मोटी चोरियां कर लेता है, इसके अलावा भीख मांग लेता है। अब दुनिया कभी भी उसके लिए अच्छी नहीं थी, वो कभी भी किसी से भी ठहरने के लिए जगह की बात करता है तो लोग मुंह बनाने लग जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे बेचारा परेशान रहता है। और उसने एक दिन ऐसे ही घूम रहा था, सड़क किनारे चला जा रहा था, तभी उसके दिमाग में आता है, उसकी ज़िंदगी ना बहुत ही सैड और मोनोटोनस थी। ठीक है, तो उसके दिमाग में आता है कि दुनिया ना चूहे के पिंजरे की तरह ही है, क्योंकि चूहे के पिंजरे में जिस तरीके से बेट, BAIT, बेट का मतलब होता है लालच, जैसे लालच लटकी रहती है, लड्डू पनीर वगैरह, और चूहा उस लालच के चक्कर में आता है और फंस जाता है। ऐसे ही इस दुनिया में भी यही है। इस दुनिया में भी बहुत सारे पैसा, अच्छा घर, अच्छा मकान, खाना पीना, ये सब लालचें हैं, और इसमें लोग फंसते हैं और फिर ज़िंदगी भर उसी में घूमते रहते हैं। तो इस बात से उसे बड़ा सुकून मिलता है कि यार ये बढ़िया है, दुनिया वाले सब के सब चूहे हैं और मैं बचा हुआ हूँ। लेकिन एक दिन वो एक किसान, रात को एक किसान के यहाँ शरण लेता है। वो किसान इंग्लिश में इसे क्रॉप्टर बोला गया है, जो अपने फार्म हाउस पर रहता था। वो भी बेचारा बिल्कुल अकेला था। वो इसकी बहुत मदद करता है, उसे खाना खिलाता है, चिलम पिलाता है, इसके साथ पत्ते खेलता है, ये भी बता देता है कि मेरे पास, मैं अपनी गाय का दूध बेच के वहाँ से पैसे कमाता हूँ और आज मुझे 30 क्रोनोर वहाँ की करेंसी है, 30 क्रोनोर मिलते हैं। जब ये उस बात पर विश्वास नहीं करता तो वो इसे पैसे भी दिखा देता है कि देखो ये हैं 30 क्रोनोर। लेकिन बाद में जाके क्या होता है, बाद में जाके ये सुबह जाके वो पैसे चोरी कर लेता है
और वहाँ से भाग जाता है। चूँकि पैसे चोरी करे थे तो ये हाईवे से ना जाके जंगल से जाता है, जंगल में रास्ता भटक जाता है, भूल जाता है। तब इसी को रियलाइज़ होता है कि भैया असली चूहा तो मैं हूँ जो फंस गया हूँ, मैं पैसे के लालच में आया और यहाँ फंस गया हूँ। बाद में वहाँ एक मिल थी जिसका नाम था रामजोस आयरन मिल, जहाँ जाके ये शरण लेटता है। वहाँ मिल का मालिक आता है जिसका नाम है आयरन मास्टर। वो इसे अपना दोस्त समझता है, कैप्टन बोन स्टेल के जो उसके साथ आर्मी में था। ये उसको उसके नाम निल्स ओलोफ के नाम से बुलाता है, उसको कहता है कि घर चलो तुम, लेकिन ये घर जाने से मना कर देता है क्योंकि ये जानता था कि मेरे जेब में चोरी के पैसे हैं, अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो फंस जाऊँगा, मेरी सच्चाई सामने आ जाएगी। जब ये आयरन मास्टर को मना कर देता है तो आयरन मास्टर जाता है अपनी बेटी एडला, जिसका नाम था एडला बिलमेंसन, उसको भेजता है। वो इसको ले जाती है, वो ये उस पर विश्वास कर लेता है। लेकिन जब सुबह इसकी दाढ़ी बाड़ी बन जाती है, ये नहा लेता है, अच्छे कपड़े पहन लेता है, सुबह आयरन मास्टर इसे पहचान लेता है कि उसका दोस्त नहीं है, तो वो उसे पुलिस को देने की धमकी देता है। ये उससे कहता है कि मेरी गलती नहीं है, मैं नहीं आया, आप मुझे ज़बरदस्ती बुला के लाए, ना ही मैंने एक बार कहा कि मैं आपका दोस्त हूँ। तो वो उसे निकालने लग जाता है, लेकिन एडला रोक देती है कि कम से कम उसे क्रिसमस के दिन तो रहने दो यहाँ पे। उसको सूट प्रेजेंट देती है क्रिसमस में। बाद में ये क्या करता है, एडला के नाम एक लेटर जिसमें माफ़ी लिखता है चोरी किए हुए पैसे, और एक लेटर वहाँ छोड़ के जाता है। वो कहता है कि अब मैं सुधर जाऊँगा, कभी चोरी नहीं करूँगा। कहने का मतलब ये है कि हर इंसान के अंदर अच्छाई है, अगर आप अच्छाई देखते हो तो उसकी अच्छाई निकलेगी, बुराई देखते हो तो बुराई निकलेगी। तो इस तरीके से ये कहानी ख़त्म होती है। ठीक है, तो ये तो था हमारा 4th लेसन। उसके बाद हमारा 5th लेसन है जिसका नाम है, हमारा 5th लेसन जो है जिसका नाम है इंडिगो। इंडिगो का मतलब होता है नील। नील एक तरीके की फसल होती है। अब अंग्रेजी समय पर बहुत ये जो इंडिगो था द चीफ क्या कमर्शियल क्रॉप थी। तो क्या था कि ये कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि गांधी जी जो थे, गांधी जी दिसंबर का महीना था, दिसंबर 1916 में उसको एक राजकुमार शुक्ला करके एक बटाईदार किसान था जो गांधी जी से लखनऊ में कांग्रेस के अधिवेशन में मिलता है और गांधी जी से कहता है कि मैं चंपारण का रहने वाला हूं, बिहार का। यहाँ पर जमींदारों ने हमारे साथ बहुत अत्याचार किया है, अन्याय किया है। पहले तो वो क्या करते थे कि हम लोगों को जितनी किराए पर ज़मीन देते थे, एक्चुअली पहले किसानों की ज़मीन नहीं होती थी, ज़मींदारों की ज़मीन होती थी, किसान किराए पर लेते थे। तो किराए पर वो ज़मींदार कहते थे कि भाई तुम जितनी भी ज़मीन लोगे उसके 15% पर तुम्हें नील की खेती करनी पड़ेगी, वो किराए के रूप में जितना नील उसमें पैदा होगा वो सब तुम्हें हमें देना पड़ेगा। इस बात से किसान बड़े परेशान रहते थे और ये बड़ा लंबा एग्रीमेंट होता था, कई सालों तक का। तो किसान इस एग्रीमेंट से छुटकारा पाना चाहते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जर्मनी में सिंथेटिक नील बना लिया गया, मतलब कृत्रिम नील बना लिया गया। तो उसकी कीमत बहुत कम थी, तो जो खेती से नील होता था वो महंगा होता था, तो लोग खरीदते नहीं थे। तो अब अंग्रेज जमींदारों को लगा कि हमें किसान तो चाहते हैं कि इस एग्रीमेंट से दूर कर दो, हमें बस छोड़ दो, और हम भी छोड़ना चाहते हैं, तो किसानों को मूर्ख बना के उनसे कुछ मुआवजा ले लो। उन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हें इस एग्रीमेंट से छुटकारा तो देंगे, लेकिन तुम्हें मुआवजा देना पड़ेगा। मुआवजा ले लेते हैं, लेकिन जब बाद में किसानों को पता चलता है कि भाई ये तो वैसे भी हमको ये इस एग्रीमेंट से छोड़ने वाले थे, क्योंकि अब इनको नील उगवाना ही नहीं है, नील की इनको लेना ही नहीं है, तो इसलिए किसान के कोर्ट में केस करते हैं, जिसका केस राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने उनका केस लड़ रहे थे, पटना के रहने वाले थे जो। ठीक है, इसके अलावा और भी AB कृपलानी करके थे, मुजफ्फरपुर के भी बहुत सारे वकील थे जो किसानों के केस लड़ रहे थे। ये बात राजकुमार शुक्ला जाके गांधी जी को बताता है। गांधी जी उससे कहते हैं कि देखो भाई अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो गांधी जी के साथ ही रहता है। गांधी जी लखनऊ से कानपुर जाते हैं, कानपुर से अहमदाबाद आते हैं अपने आश्रम में सेवाग्राम। वहाँ के बाद जब वो फिर कहता है कि वो गांधी जी के साथ ही रहता है, वो कहता है कि बापू कम से कम एक दिन निकाल लो और मेरे साथ चंपारण चलो। तो वो कहते हैं कि कुछ दिन बाद मुझे कोलकाता आना है, तो वहाँ तुम मुझे मिल जाना, वहाँ से हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तो जब गांधी जी कोलकाता पहुँचते तो वो वहाँ उसे वहीं मिलता है गांधी जी को। फिर गांधी जी उसके साथ ज़्यादा जानकारी के लिए पहले पटना जाते हैं। पटना में राजेंद्र प्रसाद के घर पहुँचते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद के घर पर राजेंद्र प्रसाद थे नहीं, उनका नौकर था, जो गांधी जी को भी एक अछूत और किसान ही समझता है, क्योंकि गांधी जी धोती कुर्ते वैसे ही पहनते थे किसानों जैसे। उसके बाद फिर गांधी जी मुजफ्फरपुर जाते हैं। AB कृपलानी उनके दोस्त थे, जो उन्हें कहाँ मिले थे, उन्हें शांति निकेतन आश्रम में मिले थे रविन्द्रनाथ टैगोर के। वो कहते हैं हम आ रहे हैं। गांधी जी वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पर जो मलकानी करके एक प्रोफेसर थे, हाँ, तो गांधी जी मलकानी प्रोफेसर थे, उनके घर में रुकते हैं। गांधी जी कहते हैं उस समय कोई सरकारी आदमी मेरे जैसे स्वराज के सिपाही को अगर ऐसा ना देते तो बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद फिर जब मुजफ्फरपुर से वो जाते हैं, कहाँ, वहाँ से जाते मुजफ्फरपुर से तिरहट जाते हैं, जहाँ जो कि इनका तिरहट जाते हैं। वहाँ पर ये जो लैंडलॉर्ड थे, मतलब ज़मींदारों के जो यूनियन थी उसका सेक्रेटरी था, वो इनको कोई जानकारी देने से मना कर देता है। फिर ये तिरहट जो डिवीज़न था, मंडल, जिसमें
ये चंपारण जिला आता था। तो उसके बाद वो तो उसके कमिश्नर के पास जाते हैं, वो इनको धमका देता है कि यहाँ से निकल जाओ, लेकिन ये मानते नहीं हैं। अब इनको एक ऑर्डर मिलता है कि आप तुरंत बिहार से लौटो, ये लौटते नहीं हैं, उसका अवहेलना करते हैं, इसलिए इन्हें जेल हो जाती है, पकड़ लेते हैं। बाद में पूरे किसानों की भीड़ वहाँ आ जाती है गांधी जी को छुड़ाने के लिए। पहली बार ऐसा था कि किसानों ने ज़मींदारों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उनको पता चला कि कोई बाबा आया है जो हमारी मदद कर रहा है, और ये लोग उसको पकड़ लिए, भीड़ लगा दी, पूरा कोर्ट घेर लिया। जब उन्होंने पूरा कोर्ट घेर लेते हैं तो भाई जज कहता है कि भैया तुम यहाँ से बिहार छोड़ के चले जाओ, 100 रुपये की जमानत दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। गांधी जी कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे कहीं भी, तुम्हें जमानत और ना हम जमानत देंगे। तो वो कहते हैं ठीक है जमानत मत दो, लेकिन बिहार छोड़ के चले जाओ। वो कहते हैं हम बिहार छोड़ के भी नहीं जाएंगे। सभी अधिकारी जज को समझाते हैं कि फैसला मत दे दियो, नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, भीड़ बहुत ज़्यादा है। इस बात को सुनकर 20 को अनिश्चितकालीन के लिए, पहले 20 मिनट के लिए इस फैसले को स्थगित किया जाता है। तब तक सारे वकील, राजेंद्र प्रसाद और ये सब पहुंच जाते हैं। गांधी जी इनसे कहते हैं कि अगर मैं जेल चला गया तो तुम क्या करोगे? तो वकील कहते हैं तो हम घर चले जाएंगे, हम तो तुम्हें सलाह देने के लिए आए हैं। इस बात से गांधी जी उन्हें फटकारते हैं कि तुम्हें शर्म तो आती नहीं है, पहले तो तुम किसानों से अच्छी खासी फीस वसूल रहे हो, दूसरा अगर मैं जेल चला जाऊंगा तुम घर भाग जाओगे तो न्याय का क्या होगा? इस बात को सब वकील आपस में डिस्कस करते हैं। उन्हें लगता है कि गांधी जी तो बाहर के हैं, गुजरात से आए हैं, और फिर भी किसानों के लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं। हम तो यहीं रहते हैं, इनका केस लड़ रहे हैं, तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी इनके साथ। तो वो अब गांधी जी के पास आते हैं और कहते हैं अब हम भी आपके साथ जेल चलेंगे। इस बात से गांधी जी कहते हैं हमने जेल जीत ली। उसके बाद अंग्रेज इनकी बात सुन इस दबाव में आके एक कमेटी बनाते हैं जिसमें किसानों के रिप्रेजेंटेटिव गांधी जी थे। ये 6 महीने तक तो गांधी जी 7 महीने तक वहीं रहते हैं। उसके बाद फिर गांधी जी बाद में अपने आश्रम आ जाते हैं और जाते आते रहते हैं। बाद में जमींदार पूछते हैं कि भैया तुम्हें कितना कंपनसेशन वापस चाहिए? ये कहते हैं 50% दे दो। वो कहते हैं हम 25% देंगे। गांधी जी कहते हैं लाओ दे दो। गांधी जी 25% पर राजी क्यों होते हैं? क्योंकि गांधी जी का मानना ये नहीं था कि पैसे कितने मिल रहे, उनका मानना था कि पहली बार जमींदार झुका है, पहली बार अंग्रेज झुका है, और अब किसानों के कार्ड निडर हो गए, किसान अपने डर से मुक्ति मिल गई है उन्हें, वो अपने हक के लिए लड़ते हैं। और इसलिए इस घटना से, यहीं से सत्याग्रह की शुरुआत हुई है। इस घटना को गांधी जी अपने जीवन में टर्निंग पॉइंट मानते हैं। एक्चुअली ये बुक है, ठीक है, एक बुक है गांधी जी के ऊपर, एक बुक लिखी गई है जो लुईस फिशर ने ही लिखी है। इसके ऑथर हैं लुईस फिशर, जो 1942 में गांधी जी से मिले थे और तब गांधी जी ने ये सारी बातें बताई थी। लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी करके जो बुक है, उससे ये चैप्टर लिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी कहानी थी। उम्मीद है आपको इसका थोड़ी सी ब्रीफ समरी समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो हमारा चैप्टर है ये है पोएट्स एंड पैनकेक्स। ये हट चुका है इस साल नहीं है, तो इसकी समरी हम नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, ये हट गया है, जिसको अशोका मित्रन ने लिखा है, बट चैप्टर का नाम याद रख लेना, पोएट्स एंड पैनकेक्स, और इसे अशोका मित्रन ने लिखा है। उसके बाद है द इंटरव्यू। ये 2 भागों में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 के इसके जो ऑथर हैं वो हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, और दूसरा है एन इंटरव्यू, दूसरे का टाइटल है विथ अम्बर्टो इको। ठीक है, पहले इस पार्ट में क्या है, एक्चुअली पहले पार्ट में ये बताया गया है कि ज़्यादातर जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो इंटरव्यू से बचते हैं, खासकर सेलिब्रिटी राइटर। और वो इंटरव्यू से क्यों बचते हैं? वो इसलिए बचना चाहते हैं इंटरव्यू से क्योंकि उनको लगता है कि जो इंटरव्यू होते हैं ये बहुत ही कठोर होते हैं, और ये बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही गलत निर्णय लेते हैं, या कहें ये कुछ ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जो इन्हें नहीं पूछना चाहिए, या व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। इसलिए कई लोग इंटरव्यू नहीं देना चाहते हैं। उनको लगता है इंटरव्यू नहीं देना चाहिए क्योंकि जो इंटरव्यूअर्स हैं वो उनके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। ठीक है, उनसे ऐसे सवाल कर लेते हैं जिनका जवाब वो नहीं देना चाहते हैं। एक तो यहाँ तक कह देते हैं कि भैया ये इस तरीके से होते हैं कि आपको आपकी थंब प्रिंट, आपकी विंड पाइप है, मतलब जो श्वास नली है, जैसे उससे पकड़ लिया हो, उसे दबोच लिया हो, इस तरीके का अनुभव होता है इंटरव्यू का। ठीक है, और अम्बर्टो इको जो हैं एक्चुअली ये प्रोफेसर हैं, खुद को एक शिक्षक मानते हैं, एक टीचर मानते हैं, लेकिन उन्हें जो लोग, कुछ लोग होते हैं, कुछ पत्रकार वगैरह हैं, उन्हें वो राइटर मानते हैं। एक्चुअली वो कहते हैं कि मैं एक शिक्षक हूँ, एक स्कॉलर हूँ जो कि संडे को नॉवेल्स लिखता है। उनका एक नॉवल था द नेम ऑफ द रोज, जो बहुत फेमस होता है। जब उनसे पूछा जाता है कि आपका नॉवल क्यों फेमस हुआ, तो उन्हें लगता है कि मुझे नहीं पता, शायद ये बहुत कठिन था, बहुत डिफ़िकल्ट था, मैंने इसमें बहुत सारे सवाल किए थे, तो लोग शायद इंटरप्रिटेशन जनरेट करना चाहते हैं, लोग थक चुके हैं ईजी रीडिंग से, इसलिए डिफ़िकल्ट पढ़ना चाहते हैं। हालांकि जब उन्होंने ये पब्लिश हो रहा था तो उनके जो पब्लिशर्स थे उन्होंने अंडर एस्टिमेट करा था कि यार ये बहुत कठिन है, इतना ज़्यादा लोग इसे पसंद नहीं करेंगे। हालांकि इसे बहुत पसंद किया गया था। उनसे जब सवाल पूछा जाता है कि आप इतने काम कैसे कर लेते हो, पढ़ाते हो, नॉवेल्स लिखते हो, स्टोरीज़ लिखते हो, इतना समय कहाँ से आता है? तो वो कहते हैं कि दुनिया पूरी स्पेस से बनी है, इसमें सब जगह स्पेस है, खाली जगह है। अगर हम
इस स्पेस को हटा दें तो ये पूरा ब्रह्मांड एक हथेली में आ जाएगा, एक मुट्ठी में आ जाएगा। वो कहते हैं कि हमारे पास छोटे छोटे टाइम जोन होते हैं, छोटे छोटे इस टाइम के स्पेस होते हैं। जैसे मान लो हम किसी का इंतजार कर रहे हैं, कोई आ रहा है, तो जब तक कोई आएगा नहीं हम उसका इंतजार ही करते रहेंगे। और इसमें ये इस समय हम कुछ नहीं करेंगे, जबकि मैं इतने में एक नॉवल, मैं इतने में एक आर्टिकल लिख लेता हूँ। तो उनका कहने का मतलब था कि जब भी छोटे छोटे समय मिलें उनका इस्तेमाल करो। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर था। अब इसके बाद जो लास्ट है 8th लेसन जो है, जिसका नाम है गोइंग प्लेसेस, इसे A.R. वार्टन ने लिखा है और ये हमारी बुक में इस साल नहीं है, ये हट गया है 2021-20 के लिए, ये नहीं है, तो इसकी स्टोरी अभी हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो थे हमारे जो हमारी फर्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, उसके प्रोज के चैप्टर, उनके ऑथर के नाम और उनकी समरी। अब हम इसकी चलते हैं पोएट्री की ओर। ठीक है, देखो अब हम आ गए इसकी पोएट्री सेक्शन में। जो हमारी फर्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, उसकी पोएट्री में हम लोग आ गए हैं पोएट्री सेक्शन में। पहली पोएम है माय मदर एट 66, जिसे लिखा है कमला दास ने। एक्चुअली ये पोएम उन्होंने तब लिखी है जब वो अपनी माँ के घर से कोचीन की ओर जा रही थी, ड्राइव कर रही थी। उनकी माँ उनके बगल में बैठी हुई थी और उनको नींद आ गई और उनका मुंह खुला हुआ था। तो जब वो उनकी तरफ देखती हैं, उनका चेहरा पीला पड़ गया, फीका पड़ गया, तो बेचारी वो घबरा जाती हैं। उनकी माँ उनको ऐसे लगती है जैसे लाश है कोई, तो बहुत घबरा जाती हैं, डर जाती हैं। और जो बचपन का डर होता है ना बच्चों के अंदर माँ बाप से बिछड़ने का, वो डर फिर से जिंदा हो जाता है। इस डर से बाहर निकलने के लिए वो कार की खिड़की से बाहर चेहरा निकालती हैं, तो क्या देखती हैं, पीछे की ओर भागते हुए पेड़ दिख रहे हैं और कुछ गाँव में कुछ घरों से बच्चे बाहर निकल रहे हैं खेलते हुए। तो एक्चुअली ये कॉन्ट्रास्टिंग इमेज है। पीछे जो पेड़ भाग रहे हैं वो क्या बता रहे हैं कि उनकी माँ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भैया आग पे जिंदगी, पीछे उनकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। और जो बच्चे हैं वो उनकी ज़िंदगी बता रहे हैं आगे, उमंग, हर्ष, उल्लास। तो ये एक्चुअली दो चीज़ें हैं, ज़िंदगी और डेथ, मौत, दोनों की बात वो कर रही हैं। तो वो कहते दुनिया का यही रूल है कि भैया आगे ज़िंदगी है, पीछे मौत भी है। ये दोनों इमेज वो देखती हैं। आखिर में जब वो वहाँ क्या कहते हैं एयरपोर्ट पहुँचती हैं, तो अपनी माँ से इतना ही बोलती हैं, गुड बाय अम्मा, सी यू सून। ये बात थी ना, ये बहुत कुछ बताती है। मुस्कुराती हैं, ये मुस्कुराहट में एक दर्द था, उनकी माँ का अकेलापन था कि वो अब अकेली रह गई हैं, कोई उनके साथ नहीं है। और एक माँ से बिछड़ने का एक डर भी था कि पता नहीं अब माँ से कभी मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। तो एक्चुअली ये वो दर्द है जो हर बच्चे को बचपन में होता है पेरेंट्स से बिछड़ने का, और आगे निकल के भी आता है, आगे वो दर्द दिखाई भी देता है, जो कमला दास के साथ है। इसमें दो इमेजेस यूज़ करती हैं वो, एक स्प्रिंटिंग ट्रीज जो पीछे की ओर पेड़ भाग रहे हैं, और दूसरा इमेज है खेलते हुए बच्चों का, जो स्पिलिंग आउट, जो घर से बाहर आ रहे हैं खेलते हुए। तो इस तरीके से ये पोएम है उस दर्द के बारे में। दूसरी पोएम हमारी है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। एलिमेंट्री का मतलब होता है प्राइमरी, प्राथमिक विद्यालय। स्लम मतलब होता है झुग्गी झोपड़ी में। यहाँ पर जो स्टीफन स्पेंडर हैं वो इसके राइटर हैं, ऑथर हैं, कहें क्या पोइट हैं। इसके स्टीफन स्पेंडर इसके पोइट हैं, और वो बताते हैं कि एक स्कूल है, कहाँ पर, ये स्कूल है झुग्गी झोपड़ी में। उस स्कूल का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल बेकार है, दीवारों का कलर सोर क्रीम है। सोर क्रीम का मतलब होता है ना एकदम भद्दा पीला, जिससे बदबू आ रही हो, जैसे पनीर वगैरह होता है ना, जैसे बहुत दिन के लिए रखते हैं वो ख़राब हो जाए तो उससे जो बदबू आती है, तो वो है। हालांकि दीवारों पर शेक्सपियर, दुनिया का नक्शा, बड़े बड़े डोम्स, बड़े बड़े क्या कहते हैं गुम्मद, पहाड़ियाँ, वैलीज़ के चित्र लगा रखे हैं, लेकिन ये बिल्कुल बेमेल हैं, क्योंकि जिस तरीके के बच्चों की हालत है, जिस तरीके का स्कूल है, उससे कोई मैच नहीं करते। एक बच्ची है जिसके बाल रूखे सूखे हैं, जिसे अनवांटेड बीड्स कहते हैं। बीड्स मतलब ऐसे पेड़ जिनका किसी को कोई लेना देना नहीं, जिनका यूज़ किसी में नहीं किया जाता है, उसके बाल रूखे सूखे हैं। एक बच्चा है जो अपना पाठ पढ़ रहा है, जिसको गठिया की बीमारी है, उसके माँ बाप से ही उसे वो बीमारी मिली है, उसके पिता से मिली है उसे वो बीमारी। एक बच्चा है जो भूखा है, जो चूहे की आँखें, वो कहते हैं रेड आइट्स हैं उसकी, चूहे जैसी आँखें। एक्चुअली चूहे की आँखें कुछ ना कुछ तलाशती रहती हैं, तो जैसे उन्हें लगता है कि जैसे वो चूहे की आँखें हैं, वो कुछ तलाश रही हैं। अब वो कहता है कि ये बच्चे बेचारे जब इन फ़ोटो को देखते होंगे तो इनको क्या मतलब है, जब इन फ़ोटो को देखते होंगे तो विलियम शेक्सपियर को वो जानते नहीं, और बल्कि उन्हें लगता होगा कि ये आदमी हम पे हंस रहा है, हमारा मजाक उड़ा रहा है हमारी स्थिति का। एक्चुअली उनका कहना है कि सरकार को, अधिकारियों को, यहाँ आने वाले विजिटर्स को इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसा ना हो कि कल के दिन ये बच्चे विद्रोह कर दें। उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी, अच्छा अवसर, मौका मिलना चाहिए ताकि इन बाउंड्री से वो बाहर निकल सकें। उनने कभी साफ आकाश देखा ही नहीं है, क्योंकि उन्हें तो फैक्ट्रियों का धुआं ही दिखता है। झुग्गी झोपड़ी की जब टूटी हुई खिड़कियों से देखते हैं तो धुआं ही दिखता है। तो इनको बराबर मौका मिलना चाहिए, इन्हें भी बाहर की दुनिया देखने का मौका मिलना चाहिए, इन्हें भी वो अवसर मिलना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को बदल सकें। और इसके लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए, लोगों को कदम उठाना चाहिए, अधिकारियों को कदम उठाना चाहिए। ठीक है, ये पोएम इस तरीके से है। उसके बाद तीसरी पोएम है हमारी कीपिंग क्वाइट, जिसके ऑथर हैं पैब्लो नरूदा। ये कीपिंग क्वाइट क्या है जरा ये समझ लेते हैं। ये जो कीपिंग क्वाइट पोएम है, ये एक्चुअल में क्या है, इसे पैब्लो नरूदा ने लिखा है।
ये पोएट इसके पैब्लो नेरूदा हैं। कीपिंग क्वाइट का मतलब पोएट कहता है कि हम इतने व्यस्त हो गए हैं, इतने व्यस्त हो गए हैं कि एक्चुअली हमें ये पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, हम क्यों युद्ध लड़ रहे हैं, हम क्यों मारे जा रहे हैं, क्यों भागे जा रहे हैं। तो वो कहता है कि हम 1 से 12 तक गिनें और बिल्कुल शांत हो जाएं, कुछ देर के लिए इस धरती पर कोई काम ना करे, कोई कुछ ना बोले, कोई किसी भाषा में ना बोले, सब शांत हो जाएं। और अगर ऐसा हो जाएगा तो हमें ये सोचने का मौका मिलेगा कि जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। युद्धों में जो लोग लगे हुए हैं वो युद्ध रुक जाएंगे थोड़ी देर के लिए, मछलियों को पकड़ने वाले मछलियां पकड़ना बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए, हर चीज़ रुक जाएगी। तो हम अपने आप का आत्म अवलोकन कर पाएंगे, इंट्रोस्पेक्शन कर पाएंगे, खुद से पूछ पाएंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, और उससे हमें मानसिक शांति मिलेगी। वो हमसे ये भी कहता है कि 5 मिनट हमें रोज़ एक कोने में बैठ जाने चाहिए और खुद से पूछना चाहिए कि हम क्या, हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जब हम ऐसी चीज़ें देखेंगे तो निश्चित ही हम एक सही रास्ते पर चल पाएंगे, हमें जीवन का अस्तित्व पता चलेगा और हम वो करेंगे जो हमें करना चाहिए, और इससे हमें मानसिक शांति मिलेगी, मेंटल पीस मिलेगी। ठीक है। उसके बाद जो हमारी चौथी पोएम है, थिंग ऑफ ब्यूटी। अब इसको समझो, इसको थिंग ऑफ ब्यूटी को लिखा है जॉन कीट्स ने। ठीक है, किसने लिखा है ये थिंग ऑफ ब्यूटी जो है, उसे लिखा है जॉन कीट ने। एक्चुअली जॉन कीट कहते हैं कि दुनिया में हर चीज एक सुंदरता की वस्तु है, और सुंदरता मतलब बाहरी अपीयरेंस नहीं है, सुंदरता से मतलब है उसकी क्वालिटी जो हमें इंस्पायर करती है। सबसे वो कहते हैं सूर्य हमें क्या इंस्पायर करता है कि भाई रात कितनी अंधेरी हो लेकिन सूर्य जरूर उगेगा। चंद्रमा हमें क्या सिखाता है कि एक दिन में तरक्की नहीं मिलेगी, एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, क्योंकि चंद्रमा को भी 15 दिन लग जाते हैं धीरे धीरे पूरा आकार लेने में। नदियां हमें बताती हैं कि बस चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, क्योंकि अगर चलते रहोगे तभी कुछ कर पाओगे, क्योंकि अगर पानी भी रुक जाएगा तो पानी में से भी बदबू आने लग जाती है। तो वो कहते हैं कि नेचर में हर चीज हमें एक शिक्षा देती है। पृथ्वी हमें ऊपर से दिखाई देती है कि भैया पृथ्वी क्या कहती है, ऐसा दिखता है कि शांत है, कि शांत है, लेकिन शांत नहीं है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, चल रही हैं। तो वो कहते हैं कि हमें करना क्या चाहिए, हमें हर चीज़ से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। हमें उन शहीदों की कहानियों से, हमारे जो शहीद हैं, जो मटायर हैं, जिनकी कहानियां, जिनके लेजेंड्स हमें सुनाई जाती हैं, जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए अपना तन मन धन और अपनी ज़िंदगी भी अर्पण कर दी, वो हमें हमेशा से प्रेरित करते रहते हैं। जैसे स्वर्ग में बैठ के, ये कभी मरते नहीं हैं, इनकी कहानियों में हमेशा जिंदा रहते हैं। जैसे स्वर्ग से कोई एक प्रेरणा का, एक खुशहाली का, प्रसन्नता का झरना हमारे ऊपर गिर रहा हो, इस तरीके से इनकी कहानियां हमें प्रेरित करती रहती हैं। ठीक है, तो ये थी कीपिंग अ थिंग ऑफ ब्यूटी। उसके बाद है अ रोड साइड स्टैंड। ये रोड साइड स्टैंड जो है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। एक्चुअली एक रोड साइड स्टैंड है क्या, इनका मतलब है ये जो रोड साइड स्टैंड पोएम है उसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि बहुत सारे जो गांव के लोग हैं वो भी चाहते हैं अपना विकास करना, लेकिन तो गांव के लोग क्या करते हैं, सड़क किनारे छोटे छोटे स्टैंड लगाते हैं अपना सामान बेचने के लिए, और एक इच्छा रखते हैं कि कोई ना कोई खरीदने आएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग उन हाईवे से शहर के लोग गुजरते हैं, लेकिन वो रुकते नहीं हैं, वो देखते नहीं हैं, और अगर कभी रुकते हैं तो शिकायत करने के लिए, कंप्लेन करने के लिए कि इन नालायकों को कोई अकल नहीं है, देखो कैसा एन बनाया, उल्टा एन उल्टा एस, यहाँ की सुंदरता खराब कर दी है। कुछ पता पूछने के लिए रुकते हैं, लेकिन खरीदारी के लिए लोग नहीं रुकते, जबकि उन्हें रुकना चाहिए, उनसे खरीदारी करनी चाहिए, ताकि उनके पास भी 4 पैसे आ सकें, उनका भी विकास हो सके। वो कहते हैं शहर के नेता, शहर के बिजनेसमैन अगर गांव जाते तो हैं, गांव वालों को सुनहरे सपने दिखाते हैं, उनके जीने का तरीका बदल देते हैं, उन्हें लालच देते हैं, लेकिन वे उन्हें कर्जे के बोझ के तले दबा देते हैं, उनकी ज़िंदगी को जीने का तरीका बदल देते हैं, उनकी खुशियों को छीन लेते हैं, उनकी मानसिक शांति को छीन लेते हैं, उनके तौर तरीकों को छीन लेते हैं। इसलिए अगर हमें उनका विकास करना है, केवल आप ये नहीं कह सकते कि शहर के विकास से देश का विकास हो जाएगा, दुनिया का विकास हो जाएगा। अगर आपको दुनिया देश का विकास करना है तो आपको शहरों के साथ साथ गाँव का भी विकास करना पड़ेगा। उनका विकास के लिए, उनकी अच्छाई के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा, ना कि आप उनसे अपना ललचाओ, उनको फंसा लो अपने जाल में, अपना पॉइंट, अपनी क्या कहते हैं, अपनी चालों से, अपने स्वार्थ के लिए उनको ऐसा सुनहरे सपने दिखाओ और बाद में उनको कर्ज के बोझ के तले दबा दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ये पोएम थी हमारी अ रोड साइड स्टैंड, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ठीक है, लेकिन जो 6वीं पोएम है आंट जेनिफर टाइगर, ठीक है, ये पोएम इस साल नहीं है, तो इसको इस साल हम नहीं करेंगे। ठीक है, एडर्ने रिच करके इसके पोइट जरूर हैं, नाम जरूर याद कर लेना, बट ये इस साल हमारे कोर्स में नहीं है। तो इस तरीके से ये समरी थी हमारी। ये वीडियो मैंने क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए बनाया था, और उम्मीद करता हूं कि इसको देखने के बाद आपको सारे चैप्टर्स की समरी, सारे चैप्टर्स के बारे में जो मैंने आपको साल भर पढ़ाया आपको याद आ गया होगा, और आपको अब इसे एक बार देखने के बाद आपकी सारी चीज़ें रिव्यू हो गई होंगी, दिमाग में चल गई होंगी, और आप और आंसर जब रिवाइज करोगे क्वेश्चन आंसर, तो आपको उसमें बहुत सुविधा मिलेगी। ठीक है, तो ठीक है, इसको देखो और उसके बाद क्वेश्चन आंसर याद करो।